नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ मिलन पाठशाला पर। और आज की हमारी क्लास रहने वाली है राष्ट्रपति के ऊपर। देखो, हमारी जो सीरीज चल रही है वो हम पढ़ा रहे हैं क्या, एमसीक्यू। और एमसीक्यू के साथ हम जो है ऑप्शंस और क्वेश्चंस को ड्रिल थ्योरी के साथ भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन जल्दी होगा। देखो, थ्योरी वाली क्लास मैंने पहले करा चुका हूँ, थ्योरी वाली क्लासेस, तो थ्योरी वहाँ जाकर के आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये जो क्लासेस है वो स्पेशली आपको रिवीजन करवाने के लिए है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके, आपको पता चल सके कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। उस बेस पर आपको क्लास रहने वाली है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी क्लास नंबर 4 है। ठीक है, क्लास नंबर 4 रहने वाली है हमारी। इससे पहले 3 क्लासेस ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, उनको जाकर के आप देख सकते हो। बहुत अल्टीमेट कंटेंट इन क्लासों में दिया गया है। देखो, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की शक्ति और महाभियोग, इनको हम कुछ पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल 52 से स्टार्ट हो जाता है राष्ट्रपति। यानी आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, ये किस में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए? तो आर्टिकल 52 में यह बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। देखो सर, इस क्रम में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम योग्यता निर्वाचन शपथ वाली प्रक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, पहला भाग आर्टिकल 52 से 60 तक। सॉरी, आर्टिकल 52 से लेकर 60 तक ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो साहब, क्वेश्चन पहला कहता है कि निम्न में से कौन सी शर्तें राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक हैं? अब देखो साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति की योग्यता किस आर्टिकल में है। राष्ट्रपति की योग्यता जो है इस आर्टिकल में है। तो राष्ट्रपति की जो योग्यता है आर्टिकल 58 में दी गई है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, वो आर्टिकल 59 में है, आर्टिकल 59। तो 2 आर्टिकल मैंने यहाँ आपको क्लियर कराए, 3 आर्टिकल हो गए। एक तो 52 मैंने पढ़ा दिया हमको पहले कि 52 में राष्ट्रपति पद की के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 58 में कहा गया है राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, और आर्टिकल 59 कहता है उसकी शर्तें। ठीक है, तो देखो सब क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तीसरा कह रहा है कि सदन के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। देखो, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी शर्तें पद के लिए आवश्यक है। देखो, इसमें योग्यता नहीं पूछी है, इसमें योग्यता नहीं पूछी है, क्वेश्चन में पूछी है शर्तें। ठीक है, तो शर्तें आपको याद रखनी है, शर्त कौन कौन सी है। तो शर्त में जो है संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। तो ऑप्शन का जो आंसर होगा वो तो ये होगा। लेकिन जो ये 3 दिए गए हैं, पहला, दूसरा और चौथा, ये जो पॉइंट दिए गए हैं वो इसकी योग्यता दी गई है। क्या दी गई है? योग्यता दी गई है। ठीक है, इसकी योग्यता दी गई है, जबकि शर्त है इसकी क्या, कि संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको योग्यता पूछे तो आपको योग्यता बताना है, और आपसे शर्त पूछे तो आपको शर्त बताना है। ठीक है, ऑप्शंस को पढ़ने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको योग्यता, 3 योग्यताएं। भारत का भारत का नागरिक हो, भारत का ठीक है, भारत का क्या हो, नागरिक हो, और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, लेकिन शर्त में देखो, सब शर्तों में क्या है कि संसद या विधानमंडल के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होना चाहिए, या ना तो संसद का और ना ही राज्य विधानमंडल का किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी शर्त है। और यदि है तो पद ग्रहण कर रहा है तो उससे पहले उस पद को छोड़ दे। ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वेतन और भत्ते में कोई भी कमी नहीं है। कमी का मतलब है, कहने का मतलब है, यदि कोई राष्ट्रपति बन जाता है तो राष्ट्रपति बनने के बाद उसके वेतन भत्ते में कोई कमी नहीं की जाएगी। तो वो क्या है, उसकी शर्त है। ठीक है, तो ये 3 शर्तें आपको याद रखनी है, और 3 ही आपको क्या रखनी है, योग्यता याद रखनी है। बहुत आसान सी है, याद हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ याद हो जाएगा। ठीक, नहीं होगा तो बताना, दूसरे तरीके से ट्राई करेंगे। नहीं भाई, याद तो करना है, इस तरीके से नहीं होगा तो दूसरे तरीके से होगा, याद होगा। अब कह रहा है कि अनुच्छेदों को प्रावधान से मिलान कीजिए। अब देखो साहब, आपका जो आर्टिकल 55 है, आर्टिकल 55 में निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया है।
आर्टिकल 56 जो है, आर्टिकल 56 में इसका कार्यकाल बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 59 में, आर्टिकल 59 में मैंने अभी बताया था, क्या बताया गया है? शर्तों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? शर्तों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 60 में मैंने बताया था, बताया नहीं था, अब बता रहा हूँ, शपथ के बारे में कहा गया है राष्ट्रपति को कि जो शपथ है, शपथ के बारे में जो कहा गया है वो आर्टिकल 60 में कहा गया है। अब आप मिलान कर सकते हो। चलो साहब मिलान करते हैं, मिलान करते हैं साहब। ठीक है, मिलान में देखो, मिलान में करते हैं 55 निर्वाचन पद्धति एंड पहले का डी ऑप्शन ए और सी। ठीक है, दो दो ऑप्शनों में देखना। अब ये दो ऑप्शनों में देखना है 56 यानी दूसरे का 56 में क्या है आपका पदावधि है, कार्यकाल दिया गया है, तो दूसरे का ए दिया गया है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी विल बी, सॉरी बी नहीं सी, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, देखो यहाँ मैंने एक आर्टिकल आपको बता दिया है कि किसमें क्या चीज़ कही गई है कि आर्टिकल 55 में निर्वाचन की पद्धति कही गई है, आर्टिकल 56 में पदावधि है, आर्टिकल 59 में कार्यकाल की शर्तें हैं और आर्टिकल 60 में शपथ है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है आपको जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है किसको? राष्ट्रपति को। अगर मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, तो उसका वरिष्ठ न्यायाधीश जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो इसको क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। भारत के राष्ट्रपति, अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है? कथन पर विचार करना है ऐसा, किसके राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में। तो मैंने बताया था चुनाव की पद्धति किसमें कही गई है? आर्टिकल 55 में बताई गई है चुनाव की पद्धति। ठीक है, और सही कथन पूछा है, देखो आर्टिकल अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का उल्लेख है, बिल्कुल सही है, आर्टिकल 55 में है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है, कथन 2, 1 और 2 दोनों सही कथन। ठीक है, अब देखो साहब, मतदाता वरीयता के आधार पर, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि मतदाता वरीयता दी जाएगी। ठीक है, वोट की वरीयता दी जाएगी, जीत के लिए एक निश्चित कोटा किया जाएगा 50% +1। यदि किसी को कोटा नहीं मिलता तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो 4 व्यक्ति लड़ते हैं, 4 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी है, तो उसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को जो है 50% +1 कोटा आपको नहीं मिला, किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला, तो क्या करेंगे, जो सबसे कम वोट जिसको मिले उसको हटा देंगे, फिर जो बचे हुए 3 है उनके लिए चुनाव होगा। ऐसे ही मान के चलो फिर भी अगर 50% +1 कोटा नहीं आया तो जो सबसे कम प्राप्त किया है उसको हटा दिया जाएगा और फिर बचे कुछ 2 बंदों में चुनाव होगा। इस प्रकार से जो है ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडली का भाग होता है? निर्वाचन मंडल, अब देखो सर, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, देखो चुनाव की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, वो है आपकी आर्टिकल 55 में, लेकिन चुनाव में कौन कौन शामिल होंगे वो किसमें है? आर्टिकल 54 में। भाई ये भी तो पता होना चाहिए कि चुनाव कर रहे हैं तो चुनाव में शामिल कौन कौन होना चाहिए, तो चुनाव में शामिल कौन कौन होगा वो बताया है आर्टिकल 54। कौन भाग लेता है? देखो साहब, देखो इसमें भाग लेता है संसद, संसद जानते हो, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं और ऑप्शन देख के पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो पहला कथन दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। दिल्ली पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है कि इसके चुनाव में दिल्ली पांडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तीसरा कह रहा है विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। अब देखो, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य शामिल इसमें नहीं होते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन 1 2 4, 1 2 कथन 1 2 4 किसमें है? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब देखो साहब कौन कौन शामिल होते हैं। देखो, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेंगे। क्यों? क्योंकि मनोनीत सदस्य को का चुनाव तो खुद कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, तो मनोनीत सदस्य भाग क्यों लेंगे इसमें? ठीक है, तो आपके मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। कौन भाग लेगा? आपके जो है निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। किसी के भी मनोनीत, संसद के नहीं, विधानमंडल की बात कर रहा हूँ। विधानमंडल में विधानसभा जो है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे, विधान परिषद नहीं। देखो
कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे संसद है, संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। उधर मैं बात करूँ आपकी राज्य स्तर पर विधानमंडल में 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद जो है किसी किसी क्षेत्र में है और विधान किसी किसी राज्य में, सारे राज्यों में नहीं है, जबकि विधानसभा जो है सारे राज्यों में है। तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ना कि विधान परिषद के। ठीक है, याद रखना है, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको देखो क्लासेस पढ़ाई थी, तब भी मैंने आपको बताया था और बीच बीच में मैं बता रहा हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा ये याद रखना है कि कौन काम नहीं है, हमारे सिलेबस में क्या नहीं है, क्या नहीं पूछा गया है, वो याद रखना है। क्या पूछा गया है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जोर तो देना है वो क्या नहीं है। तो कहने का मतलब चुनाव में कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो राज्य विधानमंडलों के सदस्य विधान परिषदों के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत। आया समझ में? दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज हो गई। कौन कौन शामिल नहीं होंगे, तो मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे, विधान परिषदों के शामिल नहीं होंगे, विधान परिषद के जो भी सदस्य हैं वो शामिल नहीं होंगे, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। आया समझ में? भाई कुछ समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो भी कमेंट में बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना जरूर ना भूलना भाई, लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं देखता हूँ, देखो आपको लोगों को लगता है कि कंटेंट क्या है, बहुत कम है। ठीक है, कंटेंट ऐसे देते नहीं। कंटेंट वही लोग देंगे जो फेमस हैं, या फिर कंटेंट वही लोग देंगे जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। भाई कंटेंट कोई भी व्यक्ति दे सकता है, जो कंटेंट लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो। ठीक है, लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसको किस तरह का, जैसे मैं हूँ भाई, किसी लड़के को, किसी बंदे को मेरा पढ़ाया वो समझ में नहीं आएगा तो वो मेरे से नहीं पढ़ेगा। भाई कंटेंट तो मैं भी दे रहा हूँ और दूसरा बंदा भी दे रहा है। ठीक है, तो कंटेंट क्लासों में भरपूर मिलेगा, बल्कि ठीक है, जबकि आप क्लास को बस देखते रहो और चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप क्लास में, आप चैनल में जाओगे, प्ले लिस्ट में देखोगे तो सबकी अलग अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई, बहुत सारी क्लासेस मैंने करा रखी हैं, और आप पढ़ के देखोगे ना क्लासों को, अल्टीमेट कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है। देखो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो उसमें अधिकारी बनाएगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। तो नियुक्त कौन कौन होता है, तो लोकसभा का जो महासचिव है वो होगा, और राज्यसभा का जो महासचिव है वो होगा। तो आपको देखना है लोकसभा का महासचिव कहाँ है, ये रहा, और राज्यसभा का महासचिव कहाँ है, ये रहा। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 2 और 4, यानी 2 और 4 कहाँ होगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, मैंने दे दिया आपको। जैसे निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रहेगा, मुख्य चुनाव अधिकारी कौन होगा, निर्वाचन अधिकारी, बारी बारी से लोकसभा महासचिव बनेगा, फिर राज्यसभा महासचिव को दी जाएगी। और जैसे देखो चुनाव हुआ, चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरेंगे। ठीक है, नॉमिनेशन भरेंगे तो नॉमिनेशन जैसे फिल करने जाते हैं तो उसमें जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों का होना आवश्यक है। यानी मेरे पीछे जो है 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, और 15,000 की जो राशि है वो जमा करानी होगी, किसके लिए, आरबीआई में, जमानत राशि। ठीक है, तो पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने पढ़ा था उसकी शपथ कार्य शर्तें। ठीक है, ये सारी चीज पढ़ी थी। अभी पढ़ेंगे उसकी कार्यकारी और विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की कार्यकारी और विधायी शक्तियां। क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये कह रहा है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो देखो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है, इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसका जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन नीति आयोग के अध्यक्ष, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति, क्योंकि अध्यक्ष तो खुद प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्ष खुद कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री उपाध्यक्ष की क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो कहने का मतलब ऑप्शन 3 इसमें शामिल नहीं होगा, ऑप्शन 1 और 2 राइट आंसर होगा, यानी 1 और 2 ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो राष्ट्रपति के द्वारा देखो कौन कौन से, यूपीएससी का सदस्य हो गया, अध्यक्ष हो गया आर्टिकल 316 में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के अध्यक्ष हो गए, क्या एक सीएजी का चुनाव हो गया, चुनाव आयुक्त का अध्यक्ष हो गया, राज्यपाल हो गया, इन सब की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। जबकि प्रधानमंत्री जैसे नीति आयोग हो गया, ठीक है, यह एक सरकारी थिंक टैंक है नीति आयोग, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं है नीति आयोग, क्या है, एक थिंक टैंक है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, और जिसकी उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के अनुसार निम्न में से किसकी नियुक्ति करता है? किस किसकी नियुक्ति करेगा? तो राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के अनुसार किस किसकी नियुक्ति करेगा? देखो, राज्य की कार्यपालिका शक्ति है क्या, राज्य की कार्यपालिका शक्ति है क्या और उसके अनुसार किसकी नियुक्ति करेगा वो देखते हैं हम। ठीक है, तो देखो साहब, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, बिल्कुल करेगा। तो कार्यपाल का मतलब है कि जो नियम कानून बनाए हैं उनको क्रियान्वयन करवाना कार्यपालिका का काम है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपको पता है सीएजी कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन अभी याद रखो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, सीएजी कैग होता है। और इसका काम क्या होता है कि जो भी लेखांकन वाली समिति होती है, जैसे कहने का मतलब कि बजट आया, बजट में सरकार के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया कि भाई हमने इतना खर्चा किया, उनकी ऑडिट जो करता है वो कौन करता है? कैग करेगा। ठीक है, संघ शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति। देखो, संघ शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति यानी कहने का मतलब गवर्नरों की नियुक्ति। राज्यपाल जो राज्य में क्या बोलते हैं, गवर्नर बोल देते हैं, उसमें प्रशासन बोल देते हैं। ठीक है, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ये गलत है क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत है। कहने का मतलब राज्य लोक सेवा आयोग जो है, आरपीएससी जो है, उसकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो करता है वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। जबकि यूपीएससी के जो सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति जो करेगा वो आपका राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3 किस में है? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो मैं बताइए राष्ट्रपति किस किस नियुक्ति करेगा? राज्यपाल की करेगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की करेगा, संघ शासित प्रदेशों के जो प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनिट यूटीज इनकी करेगा। राज्यपाल किसकी करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग की करेगा। ठीक है, देखो एक नोट करके एक बात कहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है, एसपीएससी है, स्टेट पॉलिसी क्या बोलते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उसकी नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन इनको पद से केवल और केवल कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। है ना नोटेड वाला पॉइंट? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के संबंध में सही कथन चुने। सही कथन चुनना है साहब किसकी शक्ति है? कार्यपालिका शक्ति के संबंध में, कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा उसकी कैबिनेट की सलाह पर प्रधानमंत्री की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। जनरली जो होता है, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, जनरली उसको क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। दूसरा कथन दे रखा है कि राष्ट्रपति भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति के हाथ में ये पावर है कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति एवं वेतन भत्ते का निर्धारण कर सकता है, तीनों सही हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति निर्धारण कर सकता है, वेतन व भत्ते का निर्धारण कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र को बढ़ा सकता है, घोषित कर सकता है, और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तीनों के तीनों सही हैं, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बताओ कोई डाउट हो तो। ठीक है, अब देखो सब एक एक डिटेल बढ़ा दिया गया है। जैसा आर्टिकल 75 कहता है, आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति बताता है। आर्टिकल 75 आर्टिकल 75 क्या बताता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति बताता है, और बोलता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा, और किसकी सलाह पर करेगा? कैबिनेट मंत्रियों की सलाह पर करेगा। ठीक है, और मंत्री जो है, मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। समझ में आया? अगली बात इसमें कही है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार। आर्टिकल जो है अनुसूची 5 में कहा गया है, 5वीं अनुसूची में किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की बात कही गई है, और कौन घोषित करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का जिक्र किया गया है, और महान्यायवादी की नियुक्ति और उसका पारिश्रमिक वेतन जो है वो कौन तय करेगा? राष्ट्रपति तय करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आर्टिकल 75 आर्टिकल 76 आपको क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है साहब। तो पहला कथन दे रखा है इसमें, अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान जो है अनुच्छेद 122 के अंदर है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत कथन है। आर्टिकल 122 में नहीं है, आर्टिकल 123 में है क्या? अध्यादेश। दूसरा कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों या कोई एक सदन सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो सही कथन कौन सा होगा? केवल और केवल 2, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अब देखो साहब, देखो इसका बटन दिया गया है
कि संसद के दोनों सदनों यानी राष्ट्रपति जो है संसद का या तो कोई एक सदन या संसद का कोई भी 2 सदन दोनों उपस्थित नहीं है, सत्र में नहीं है। देखो बीएमडब्ल्यू 3 सेशन होते हैं, बजट, मानसून और विंटर। मैंने बीएमडब्ल्यू से याद कर रखा है, उम्मीद करता हूँ आप भी बीएमडब्ल्यू से जल्दी याद करोगे। ठीक है, तो बीएमडब्ल्यू बजट, मानसून और आपको विंटर। विंटर जो है 3 सेशन है, 3 सेशनों के बीच में कुछ गैप होता है, 1-2 महीने का गैप होता है। जैसे बोला गया है वैसे जो हमारे संविधान में वर्णित है कि 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन जनरली जो देखा जाता है 1-2 महीने का अंतर होता है, 2-3 महीने का। तो 2-3 महीने के अंतर में कोई कानून बनाना पड़ गया और किसी कानून की जरूरत पड़ी तो संसद तो बनाएगी नहीं, क्योंकि संसद तो सत्र में है ही नहीं, संसद तो सत्र में है ही नहीं। तो फिर तो कौन बनाएगा? तो राष्ट्रपति बनाता है। राष्ट्रपति क्या बनाएगा? फिर कानून बनाएगा। और वह कानून जो है जब जैसे ही संसद माने राष्ट्रपति ने कोई कानून बना दिया तो संसद जैसे ही सत्र में आएगी तो उसको क्या करना पड़ेगा? 6 सप्ताह के भीतर 6 सप्ताह के भीतर उसे क्या करना पड़ेगा? उस कानून को पारित करवाना पड़ेगा। और अगर वो कानून पारित हो गया तो परमानेंटली वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। और अगर वो पारित नहीं हुआ तो क्या है? वो रद्द हो जाएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। तो ये है आपका अध्यादेश की जानकारी। और अध्यादेश का जो आर्टिकल 123 है वो मैंने बता दिया, आप पढ़ सकते हो इसको। इसमें क्या-क्या बात कही कि आर्टिकल 23 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। दूसरा, संसद के अधिनियम की समान शक्ति है। तीसरा, इसमें कहा गया है कि समाप्ति और अनुमोदन संसद के पुनः संबित होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे पारित होना चाहिए, अन्यथा ये समाप्त हो जाएगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको वैसे बोल के बता दी है, इसको भी देख सकते हो आप। देखो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पे जाओगे तो आपको क्या है पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ जैसे ही प्राप्त कर लोगे तो आपको क्या है 1-2 बार इन क्वेश्चनों को रिवाइज करोगे, फिर आप क्लास में देखोगे, मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसको सुनोगे, तो आपको क्या है बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि राष्ट्रपति, हाँ, राष्ट्रपति के बारे में ये था। ठीक है, हाँ, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी ऐसे-ऐसे करता था, अध्यादेश 130 के अनुसार कर दिया, किसी भी सदन में अनुपस्थिति पर ये हो जाएगा, फिर कानून बन जाएगा, संसद आएगी, फिर आपके संसद सत्र में आ गई तो फिर क्या प्रोसेस होगी। तो ये सारी प्रोसेस आप 1-2 बार सुन लोगे, ठीक है, फिर आप पीडीएफ से पढ़ोगे तो आपको क्या है बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। राष्ट्रपति का अभिभाषण समाप्त होने के पश्चात अभिभाषण की अधिक कृतियां लोकसभा के पटल पर निम्न में से कौन रखता है? अब देखो एक चीज मैं बताऊं कि राष्ट्रपति जो है कोई भी सदन, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा का चुनाव होगा और लोकसभा के चुनाव में जो पहला भाषण होगा तो किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। राष्ट्रपति क्या करता है? संबोधित करता है लोकसभा को प्रथम चुनाव के बाद, चुनाव होने के प्रथम बैठक में ही कौन करेगा? राष्ट्रपति संबोधित करता है, राष्ट्रपति का भाषण होता है। तो उस भाषण की जो अभिभाषण की जो अधिक कृतियां हैं उसको लोकसभा के पटल पर कौन रखेगा? तो लोकसभा में रखेगा लोकसभा का महासचिव। कौन रखेगा? लोकसभा का महासचिव। कहीं है ऑप्शन में लोकसभा का महासचिव, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। ठीक है, देखो साहब इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा नई लोकसभा के पहले सत्र में हर साल के पहले सत्र में दोनों में को संबोधित किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जब नई लोकसभा बन के आई तो उसका पहला सत्र और हर साल पहला सत्र जो हो रहा है उसमें राष्ट्रपति क्या करेगा? संबोधित करेगा। ये आर्टिकल 87 में वर्णित है। ठीक है, तो देखो ये मत सोचना कि ये छोटा अक्षरों में लिखी हुई है तो इसका कोई महत्व नहीं है, बहुत ज्यादा महत्व है। तो आर्टिकल 87 में मैंने बता दिया 87 में कि बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा नई लोकसभा का जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होगा, राष्ट्रपति जो है कब बुला सकता है, कब संबोधित कर सकता है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। आगे है अभिभाषण के बाद लोकसभा का महासचिव इनकी प्रति लोकसभा महासचिव जो है इसकी प्रति लोकसभा के पटल पर रखेगा। ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव इसके बाद लोकसभा के पटल पर रख देगा। अभिभाषण हो गया तो फिर क्या है? लोकसभा क्या करेगी? उसको धन्यवाद देगी। तो इसके बाद सरकार के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है जिसका पारित होने के बाद सरकार अस्तित्व के लिए अनिवार्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्य निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित हैं? यानी ये कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और वे 12 सदस्य किस आधार पर मनोनीत किए जाते हैं वो आपको 4 जो वर्ड है वो आपको याद रखने हैं। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। कौन कौन से याद रखने हैं? साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और कला। ठीक है, 4 शब्द याद रखने। शिक्षा का कोई बर्डन नहीं है। एक शिक्षा हुई और एक आपकी भाषा हुई, शिक्षा, भाषा और एक आपका खेल। ये तीनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में आपके लिए क्या दे देगा? ऑप्शन में आपके लिए दे देगा
3-4 ऑप्शन ऐसे दे देगा जो साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, कला है, और एक आध ऑप्शन इसमें पटक देगा भाषा का या फिर शिक्षा का या फिर खेल का। तो भाषा, शिक्षा, खेल, ये आपके तीनों के आधार पर कोई भी मनोनयन नहीं होता है किसका, किसी भी व्यक्ति का राज्यसभा में, ठीक है। तो किसके आधार पर मनोनयन होता है, मनोनीत होते हैं, वो आपके दे दिया मैंने, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के आधार पर होता है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 1 3 4 5 कहाँ है? 1 3 4 5 ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो मैंने आपको बता दिया, देखो खेल का संविधान में अलग से उल्लेख नहीं है, समाज सेवा के अंदर ही खेला जाता है, कला के अंदर खेला जाता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन का अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यदि पद पर नहीं है, उनका पद रिक्त है, तो लोकसभा के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना सकता है। कौन? राष्ट्रपति जो है चुनाव आयोग के परामर्श करके संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय दे सकता है। निर्भरता का मतलब है, यदि राष्ट्रपति को लग रहा है कि संसद का कोई भी सदस्य को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, तो डिस्क्वालिफिकेशन पर चुनाव आयोग के परामर्श पर क्या कर सकता है? अंतिम निर्णय दे सकता है। वो राष्ट्रपति के हाथ में है। तो दोनों कथन सही होने चाहिए। तो कथन 1 और 2 ऑप्शन बी सी विल बी राइट आंसर। अब देखो, निर्भरता जो आपका अधिकार है उसका क्षेत्र कहाँ तक है, कि जैसे उदाहरण के रूप में दिया गया है आर्टिकल 102 में बात करी गई इसकी डिस्क्वालिफिकेशन की। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 102 में, ठीक है। और उसमें कौन निर्णय लेगा? राष्ट्रपति लेगा। सलाह चुनाव आयोग से ली जाएगी, अंतिम निर्णय चुनाव आयोग लेगा। निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा चुनाव आयोग का। दल बदल कानून, ये भी है। लोकसभा का अध्यक्ष, इसमें भी राज्यसभा का सभापति, दोनों इसमें निर्णय ले सकते हैं और इसमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती है। कहने का मतलब है कि यदि लगे कि भाई इसका क्या है, इस सदस्य को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, तो उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन होता है। और डिस्क्वालिफिकेशन किससे पूछकर होगा? चुनाव आयोग से पूछकर होगा। किसके आधार पर? सामान्य डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन अगर दल बदल के आधार पर हो रहा है तो इसमें राष्ट्रपति का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है और उधर राज्यसभा का जो अध्यक्ष है, सभापति है, वो इन दोनों आपस के मसले को हैंडल कर लेंगे, ठीक है। अगला देखो सर, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के संबंध में सही कथन है। देखो, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही किस में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है, ना कि राज्यसभा में, ठीक है। लोकसभा में लाया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा। अनुदान की मांग को भी उसकी सिफारिश के बिना नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही होने चाहिए। 1 और 2 ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। मैंने बता दिया पूर्व सहमति किसके लिए आएगी? धन विधेयक के लिए आएगी। आर्टिकल 110 में धन विधेयक का वर्णन है, ठीक है। केवल लोकसभा में लाया जाएगा। धन विधेयक किसमें लाएगा? केवल लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। अनुदान यानी भारत की संचित निधि से कोई भी धन निकाला जाएगा तो वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से निकाला जाएगा, आर्टिकल 13 के अनुसार। तो आर्टिकल 110 हो गया, इसमें आर्टिकल 13 हो गया। दोनों इस स्लाइड में 2 आर्टिकल कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की समाधान शक्ति का प्रकार नहीं है? देखो, कौन सी शक्ति समाधान शक्ति का प्रकार नहीं है? तो क्या इनमें से कोई शब्द ऐसा लग रहा है जो आप पहले पढ़ चुके हो? तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम पहले प्रतिषेध को पढ़ चुके हैं। जब हमने मौलिक अधिकार की क्लास पढ़ी तो इसने हमने प्रतिषेध को पढ़ लिया था। तो प्रतिषेध जो है समाधान की शक्ति नहीं है। समाधान की शक्ति में कौन कौन आता है? क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, इन सब चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक के बारे में पढ़ेंगे। लघुकरण क्या है, परिहार क्या है, विराम क्या है, प्रतिलंबन क्या है, ठीक है। देखो, हम पढ़ लेते हैं अभी। जब इस क्वेश्चन को करेंगे पहले इनको पढ़ लेते हैं कि परिहार क्या है। तो परिहार है कि मान के चलो कोई सजा दी गई, उस सजा की प्रकृति वही रहे, प्रकृति को चेंज नहीं किया, केवल समय घटा दिया। जैसे किसी अपराध को, किसी ने कोई अपराध किया, मर्डर के लिए किसी ने मर्डर किया, मर्डर के लिए उसको सजा मिली हुई है 5 साल की या फिर 10 साल की सजा मिली हुई है। तो जो सजा है वो सजा की प्रकृति चेंज नहीं होगी, सजा का समय कम हो जाएगा, 10 से 5 साल हो जाएगी अगर करना चाहे राष्ट्रपति तो, ठीक है। दूसरा कहता है लघुकरण। लघुकरण का मतलब है प्रकृति में चेंज करना। प्रकृति में चेंज करना कहने का मतलब है, जाने मान के चलो किसी को मृत्युदंड दिया गया है और राष्ट्रपति को लगे कि भाई बंदा सुधर गया है, इसको मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, तो मृत्युदंड से आजीवन कारावास में बदल सकता है, या फिर मृत्युदंड से एक ज्यादा क्या हो सकती है, फिक्स है,
वर्ष फिर साल दे दे कि भाई इतने साल तक आज कारावास में रहेगा, तो ये कर सकता है राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक की शक्ति पर। विराम क्या है कि विशेष परिस्थितियों में दंड कम करना। दंड कम करना जैसे गर्भावस्था हुआ, विकलांगता हुई, उस स्थिति में क्या है दंड को कम कर दिया जाता है। और प्रविलंबन होगा आपका दंड पर अस्थायी रोक, ताकि दोषी अपील कर सके। ठीक है, जैसे विशेषकर मृत्यु दंड पर क्या है अस्थायी रोक लगा दी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति अपनी क्षमता की किस शक्ति के तहत दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना अवधि में परिवर्तन करता है, तो वो कहलाता है परिहार। क्या कहलाता है? परिहार। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं महाभियोग। महाभियोग आता है आपका आर्टिकल 61 में। महाभियोग होती क्या है? तो महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है, वही महाभियोग है। ठीक है, एक नाम दे दिया है महाभियोग का। ठीक है, और किसमें वर्णित है वो, किसमें इसका वर्णन दिया गया है? तो इसका वर्णन दिया गया है, किसमें दिया गया है? आपके आर्टिकल 61 में दिया गया है इसका राष्ट्रपति का महाभियोग। अब देखो साहब, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया होती कैसे है वो देखेंगे, और राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन शामिल होता है वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन पे पीछे करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, महाभियोग के बारे में। तो महाभियोग जो है, जैसे महाभियोग में पार्टिसिपेट कौन करेगा? तो महाभियोग में जो है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो हैं, सभी सदस्य इसमें भाग लेंगे, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। ठीक है, केवल केवल महाभियोग में भाग लेंगे। इसमें विधानसभाओं का, विधानमंडल का कोई रोल नहीं है, किसमें? महाभियोग में। दूसरी बात मैं बात करूं महाभियोग की, तो महाभियोग लाया कैसे जाता है? कोई भी सदन ला सकता है, कोई भी सदन लाएगा, 14 दिन पहले उसको सूचना दे दी जाएगी, इसको राष्ट्रपति को लाएगा, पहले सदन में पास होगा, पास होने के बाद फिर दूसरे सदन में जाएगा, तब जाकर के महाभियोग लगेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अब तक पहला कथन दे रखा है कि अब तक गलत कथन छांटना है। ठीक है, गलत कथन छांटना है। तो पहला कह रखा है कि अब तक केवल एक ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया है। तो देखो ये कथन गलत है, अब तक एक भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं है जिस पर महाभियोग चलाया गया हो। दूसरा कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों में के नामांकित सदस्य भी महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यानी ये कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य बिल्कुल लेते हैं। जबकि मैंने चुनाव में पढ़ाया था, संसद के चुनाव के बारे में, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जब मैंने बताया था, तो उसमें बताया था मैंने कि जो संसद है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ओनली निर्वाचित, ना कि नामांकित। नामांकित सदस्य वही है मनोनीत वाले जिनका चुनाव नहीं होता है, जिनको साहित्य, कला, समाज सेवा और समाज सेवा के क्षेत्र में क्या दिया था उनको, जो है मनोनीत किया जाता है, वो आपके किसमें शामिल नहीं होते? चुनाव में शामिल नहीं होते। जबकि ये कह रहा है महाभियोग में जो है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, सारे सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, ये कहना किसका है? ये किसमें भाग लेते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये होगा आपका आर्टिकल 61। ठीक है, तो आर्टिकल 61 आपका महाभियोग की प्रक्रिया होगी। तो आपका और गलत ऑप्शन पूछा है, तो गलत कौन सा होगा? केवल एक ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो कृपया क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। और कोई भी आपको क्वारी हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने राष्ट्रपति यहाँ आपको कंप्लीट कराने का प्रयास किया है। कहाँ से लेकर के? हमने यहाँ से लेकर के राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, शक्तियों से लेकर के महाभियोग की प्रक्रिया, और उसके बाद से एंड तक जो है हमने कराने का प्रयास किया है। ठीक है, एक भी चीज़ मेरे हिसाब से तो एक भी चीज़ छोटी नहीं है, और छोटी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं उस चीज़ को कंपाइल करके नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन बना के दे दूँ। ठीक है, तो मेरा जो मकसद था इसका जल्दी रिवीजन करवाने का था, ताकि कंप्लीट रिवीजन हो जाए आपका। ठीक है, क्वेश्चन से दिए मैंने, और क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन है, ऑप्शंस के हिसाब से, या फिर क्वेश्चन में जो कथन है, कथनों को प्रमाणित करते हुए, ठीक है, कथनों के बारे में, उस आर्टिकल के बारे में डिटेल से पढ़ते हुए मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं। आपको ये प्रयास पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि पुरुष और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।